नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेन सैनी आपका द कैटलिस्ट अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड। ठीक है, इसमें हम कल बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने किस में रखा था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार व्यवहार कर रहा था, उस पर किस प्रकार से बल लग रहा था और किस प्रकार से टॉर्क लग रहा था, उसकी बात की थी। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं तो आगे देखते हैं कि जो हमने कल बात की थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखें तो उसमें क्या निकल के आया था, जो एफ नेट है वो क्या होता है, उसमें जीरो क्यों होता है? क्योंकि एफ वेक्टर इधर बल कर रहा है और एफ माइनस क्यू के कारण इधर बल कार्य कर रहा है। ठीक है, इसी कारण जो एफ नेट है जीरो आता है और टॉर्क हमेशा इसे घुमाने की कोशिश करा, जिस कारण नॉट जीरो रहता है। जो निकल गया था अपना टॉ बराबर पी ई साइन कॉस थीटा, ये निकल गया था हमारा। अगर इस डाइपोल को हम, ये डाइपोल तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर इस डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाइपोल किस प्रकार व्यवहार करेगा उसको देखते हैं आज। ठीक है, आज अब जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, मतलब वो बदल रहा है किस रूप में। ठीक है, अब वो किस किस रूप में बदल रहा है, किस किस तरह से बदल रहा है, वो उसमें डाइपोल को रखकर देखते हैं। ठीक है, मान लो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में बढ़ रहा है, किस दिशा में? इस दिशा में। जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में इंक्रीजन कर रहा है, इस दिशा में। ठीक है, अगर हम इस प्रकार की जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें डाइपोल रखते हैं तो क्या होता है, डाइपोल किस प्रकार रखा हुआ है, इसमें माइनस क्यू चार्ज इधर है और प्लस क्यू चार्ज इधर है, और माइनस क्यू चार्ज प्लस इधर होने के कारण इस पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इस पर कम कार्य करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर है, इधर ही तो बढ़ रहा है, तो इस पर प्लस क्यू पर ज़्यादा बल कार्य करेगा। ठीक है, अब जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज पर इधर बल काम करेगा थोड़ा सा। ठीक है, इधर बल काम करेगा माइनस क्यू पर। ठीक है, और जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर इस दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है इधर माइनस, क्योंकि इस दिशा माइनस प्लस क्यू चार्ज पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है प्लस क्यू चार्ज पर, तो वो इससे बड़ा रहेगा। इस माइनस क्यू चार्ज पर जो लगने वाला है वो प्लस क्यू चार्ज की तुलना में अधिक रहेगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि इंक्रीजिंग इस दिशा में, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है उस दिशा में उस पर ज़्यादा बल लगता है। अब इस दिशा में ज़्यादा बल लगा, इसमें कम लगा, तो हमारा यहाँ बल क्या हो गया, अलग अलग हो गया। बल अलग अलग होने के कारण इस पर जो एफ नेट आया हमारा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि जो एफ नेट जीरो नॉट इक्वल टू, मान लो यहाँ पर पाँच न्यूटन बल लग रहा है, इधर 3 न्यूटन बल लग रहा है, तो एफ नेट निकल के क्या आएगा, 2 न्यूटन। अब वो किस दिशा में रहेगा? जिस दिशा में ज़्यादा बल लग रहा है उसका रिजल्टेंट उसी दिशा में रहेगा। तो एफ नेट है इस दिशा में बल करेगा, क्योंकि इस दिशा में ज़्यादा बल लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस तरफ। एफ नेट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ। जो डाइपोल है वो किस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में। ये तो एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो आने के कारण वो क्या करने लगेगा, ट्रांसलेशन मोशन गति करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? स्थानांतरीय गति करेगा। लेकिन जो हमारा टॉ है, टॉ तो जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल की डायरेक्शन इधर है। तो हमने पढ़ा था टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा होता है। ठीक है, मैंने शुरू में कॉस थीटा बोल दिया था, वो टॉ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। अब थीटा बराबर यहाँ जीरो होने के कारण टॉ बराबर जीरो हो जाता है। टॉ बराबर जीरो होने के कारण ये क्या होगा, रोटेट नहीं करेगा। टॉर्क जीरो होने के कारण क्या होगा, ये रोटेट नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो होने के कारण इस पर इस दिशा में गति करेगा। ठीक है, टॉर्क रोटेट नहीं कर ये गति करने लगेगा, स्थानांतरित गति करने लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा मतलब ई इंक्रीजिंग तो इस दिशा में ही है, लेकिन हम डाइपोल को प्लस क्यू चार्ज इधर ले लेते हैं और माइनस क्यू चार्ज इधर लेते हैं। अब वो प्लस क्यू चार्ज पर बल किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बल लगा लिया, और इधर माइनस क्यू चार्ज पर इधर बल कार्य करेगा। लेकिन जो ई इंक्रीजिंग है
इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो इस पर जो बल है इस दिशा में इससे थोड़ा कम लगेगा, इस पर थोड़ा कम लगेगा, इस पर ज़्यादा लगेगा। अब जो एफ नेट है जो हमारा एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि असमान बल है। एफ नेट वेक्टर की दिशा क्या होगी, दिशा होगी इस तरफ होगी, किस तरफ, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में बल होगा, किस दिशा में गति करेगा ये, इस दिशा में। एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो होने के कारण वो इस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में स्थानांतरित गति करेगा। और टॉ बराबर भी जीरो होगा, क्योंकि इस पर थीटा बराबर क्या आता है, पाई, और साइन पाई जीरो होता है, तो टॉ बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉ बराबर जीरो होने के कारण ये रोटेट नहीं करेगा, इस दिशा में गति करेगा, ठीक है। इसमें तो इस दिशा में गति कर रहा था और इसमें इस दिशा में गति कर रहा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार हो कि इस प्रकार कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इसमें तो हम बात कर रहे हैं कि इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक जो डायपोल है वो किस प्रकार व्यवहार करेगा इसमें देखते हैं कि जब प्लस क्यू चार्ज है ऊपर रखा हुआ है और माइनस क्यू चार्ज नीचे है डायपोल में। अब प्लस क्यू चार्ज पर तो बल इधर कार्य करेगा, ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज पर इधर कार्य करेगा। अब इसमें जो बल है वो कम रहेगा नीचे की तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, नीचे की साइड है, नीचे की साइड ज़्यादा होने के कारण इस पर ज़्यादा बल कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन जो चार्ज है हमने किसी एंगल पर रखा है, जो अलग अलग पॉइंट है, इस पर कुछ बल कार्य कर रहा है, इस पर भी कुछ बल कार्य करता है, तो एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एक समान बल नहीं है, ये भी पता चल गया। इसका मतलब ये है कि कुछ ट्रांसलेशन मोशन करेगा। और टॉ वेक्टर की बात करें, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। अब थीटा कुछ होने के कारण ई वेक्टर, और जो पी वेक्टर हमारा इसके मध्य कुछ एंगल होने के कारण थीटा बराबर 60 डिग्री पर ले लो, 25 डिग्री ले लो, 40 डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन जीरो और पाई नहीं है, हमने कुछ एंगल पर लिया है, लेने के कारण इसमें भी टॉ नॉट वेक्टर जो टॉ है वो भी जीरो नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये रोटेट भी करेगा, क्या करेगा, रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा। इस प्रकार के इलेक्ट्रिक में डायपोल को रखने पर क्या क्या गति करेगा, ये स्थानांतरित गति करेगा और रोटेट भी गति करेगा। इस तरह से दोनों तरह से इसमें मोशन होगी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल की बात, ठीक है। अब जैसे कि आप पूछना चाहेंगे सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका डेली लाइफ में उदाहरण क्या है। डेली लाइफ में उदाहरण क्या हो सकता है, देखो बताता हूँ। जैसे कि हमने शुरू में ही बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज एवं पहली क्लास में ही तो मैंने पढ़ाया था शुरू में ही कि जो हमारा जो भी रॉड होती है, प्लास्टिक की रॉड लो, उसको रगड़ कर हम किसी रॉड होती है प्लास्टिक की, उसको रगड़ कर हम कागज़ के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो चिपक जाते हैं और दूर से ही वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब वो गति कहाँ से आई उसमें। अब जो हमारी रॉड होती है, जो इस पर बालों से रगड़ कर, सूखे बालों से, तो क्या होता है, इसमें चार्ज आते हैं। अब ये क्या उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी स्केल ले लो या कुछ ले लो, अब इसको कागज़ के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, असमान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस पर अब जो कागज़ है इस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चार्ज आने के कारण क्या होगा, ये इस पर क्या करेगा, असमान विद्युत क्षेत्र होने के कारण क्या करेगा, इस पर नेट बल कार्य करेगा, और नेट बल कार्य करने के कारण इस पर ये आकर्षित होगा और ये गति करने लग जाएगा, ठीक है। इसकी ओर गति करने लगेगा और इससे चिपक जाएगा। यही होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल, और इस तरह से ये रीजन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल, ये यहीं पर ख़त्म होता है डायपोल, ठीक है। और आपको ये डायपोल क्या होता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से ये डायपोल व्यवहार करता है, ठीक है, किस तरह से ये व्यवहार करता है। अब आगे बात करते हैं हम अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। देखो अगला टॉपिक है मेरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सतत आवेश वितरण। यह क्या होता है? सतत आवेश वितरण, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। देखो, जब हमने पढ़ा था कि जो Q1 Q2 चार्ज होते हैं, Q1 Q2 Q3 Q चार्ज, ये क्या है? ये क्या है? Q1 Q2 Q3 Q4 Qn चार्ज। इस प्रकार के जो चार्ज होते हैं इन्हें बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज, मतलब विविक्त, हिंदी में बोलते हैं विविक्त आवेश विन्यास। Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, जिसमें हमने अध्ययन सुपरपोजिशन से हमने बल निकाला था, उसमें डिस्क्रीट चार्ज का यूज कर हमने उस पर सिग्मा लगाकर उसके योग कर बल निकाल लिया था। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का जो अलग अलग प्रकार के, जैसे कि किसी सिस्टम में Q1 Q2, जो Q1 Q2 और Q3 वगैरह जो भी होते हैं, और बॉडी में इस प्रकार के चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। क्या होते हैं? डिस्क्रीट चार्ज, डिस्क्रीट चार्ज। ठीक है, मतलब विविक्त आवेश विन्यास बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर इस प्रकार का चार्ज हो जिसमें जो चार्ज है इनके मध्य की, वैसे तो चार्ज जो होता है, चार्ज की मूलभूत इकाई या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक बहुत छोटा आवेश है। लेकिन हम एक लाइन की बात करते हैं, जैसे कि अभी तो ये ले लो ना, एक लाइन की बात करते हैं, जैसे कि वायर होता है, उसमें किस प्रकार के चार्ज होते हैं? इस प्रकार से बहुत पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से इस प्रकार जो रहते हैं चार्ज उनको बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज, मतलब कंटिन्यूस रूप में। इसमें तो क्या अलग अलग है, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। लेकिन इस प्रकार के जो चार्ज हैं बहुत पास पास दूरी पर स्थित होते हैं, इस प्रकार के जो चार्ज वितरण रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जो बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण एक शब्द यूज करते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जैसे कि होता है क्राउडेड। क्राउडेड क्या होता है? क्राउडेड होती है भीड़ भाड़। जिस प्रकार किसी इलाके में बहुत भीड़ हो तो उसकी डेंसिटी अधिक होती है। इसी प्रकार अगर लोगों की जगह चार्ज आ जाए, उसे बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। जहाँ पर चार्ज बहुत सारे कलेक्शन हो, बहुत सारे इकट्ठे हो, और उसे बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब जो चार्ज डेंसिटी है वो भी 3 प्रकार की होती है। किस किस रूप में वितरित कर सकते हैं? एक तो लीनियर चार्ज में, और एक सरफेस चार्ज में, और एक वॉल्यूम चार्ज में। अब ये उन्हें हम बात करते हैं। ठीक है, पहली है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, मतलब रैखिक आवेश वितरण। क्या बोलते हैं इसे? रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश घनत्व बोल दो। ठीक है, मान लो ये चार्ज इस पर है, प्लस प्लस, इसकी लंबाई L मान लो। जो इस प्रकार के जो चार्ज निकालेंगे, जो रैखिक आवेश घनत्व, उसे बोलते हैं लैम्बडा से। रैखिक चार्ज डेंसिटी किससे दर्शाते हैं? लैम्बडा से। लैम्बडा बराबर होता है एकक लंबाई में जो आवेश होता है, मतलब यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है, उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा निकल के आता है वो उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब किसी एरिया पर। सरफेस चार्ज डेंसिटी किस प्रकार होती है? मान लो ये एक आयताकार टुकड़ा है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है किस एरिया पर? मान लो इसका एरिया A है।
ठीक है। अब इसे किस रूप में दर्शाते हैं, सरफेस चार्ज है जो इसे लिखते हैं सिग्मा सी। सिग्मा होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन किस चार्ज किस में, एरिया में, तो एकांक क्षेत्रफल में जितना चार्ज होता है उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आयतन आवेश घनत्व, ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किस प्रकार, मान लो कि ये बॉडी है, बॉडी पर कुछ वॉल्यूम में चार्ज भरे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। और इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसके दर्शाते हैं रो से, ठीक है, किससे, रो से। और रो बराबर होता है Q अपॉन V, V मतलब इसका वॉल्यूम है, जो भी अपनी जो वॉल्यूम है, जो भी बॉडी है इसका वॉल्यूम और चार्ज टोटल। इस प्रकार से ये चार्ज डेंसिटी का होती है इसमें, ठीक है। अगर हम इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, इसको हम किसी सूक्ष्म रूप में देखना चाहें तो किस रूप में लिखेंगे, तो उसकी बात करते हैं। मतलब किसी एलिमेंट की बात करते हैं अंदर, तो क्या होगा, अगर हम एलिमेंट की बात करें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, किस प्रकार से वितरण, DSTRI लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि ये हमारी इस प्रकार से बॉडी है, इस पर जो चार्ज है इस प्रकार है, मान लो एक तरह से वायर है और इस वायर पर इस प्रकार से चार्ज है इस पर, ठीक है। ये भी कहीं स्पेस में रखा हुआ है, ये मान लो हमारा निर्देश फ्रेम है, ठीक है। क्या है, निर्देश फ्रेम। अब जो हमारा एरिया जो लीनियर एलिमेंट लेते हैं इसमें, मान लो कि ये ले लेते हैं, इसकी लंबाई मान लेते हैं DL, ठीक है। और इस पर चार्ज DQ आएगा, क्यों टोटल तो Q है, लेकिन इस अल्पांश में मान लेते हैं DQ है। अब जो हमारा निर्देश बिंदु है O, रेफरेंस फ्रेम की हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रखा हुआ है लीनियर चार्ज इस पर, मतलब R वेक्टर दूरी पर, ठीक है, R वेक्टर दूरी पर। अगर हम इस बिंदु पर बात करना चाहें, इस DQ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो इस प्रकार है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की किस प्रकार निकालेंगे, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक DQ की P पॉइंट पर R डैश वेक्टर दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, जो P पॉइंट वो हो जाएगी R वेक्टर, ठीक है। इस निर्देश फ्रेम से P पॉइंट की जो R वेक्टर दे दिया ना, और जो DL वेक्टर इसकी क्या दे दी, R वेक्टर, और जो हमारा DQ चार्ज P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, इस एरिया नहीं लीनियर एलिमेंट के कारण P बिंदु पर क्या निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब DQ चार्ज तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, मान लो DE वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है K अपॉन R स्क्वायर, तो Q आएगा कि DQ आएगा, DQ आएगा, क्योंकि हमने चार्ज DQ लिया है, DQ अपॉन दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक की, इस एलिमेंट के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है हमने, तो दूरी कहाँ से लेंगे, R डैश स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R डैश कैप ले लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब जो लीनियर जो DQ चार्ज है, जो हमारा अब जो हमने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले ही बात की, लैम्बडा बराबर Q अपॉन L होता है, तो लैम्बडा को हम अगर सूक्ष्म चार्ज की बात करते हैं DQ अपॉन DL, ठीक है। Q अपॉन L तो उसमें पूरा ले लिया था, हम DQ की बात करते हैं तो DL में कितना है, इतना लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब जो DQ का मान इसमें रख देते हैं, DE वेक्टर बराबर के DQ क्या हो जाएगा, लैम्बडा DL अपॉन R डैश स्क्वायर R डैश के, ठीक है। ये होता है हमारा लीनियर एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता, ये हो जाएगा।
ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत कम आता है। ये तो एक एग्जांपल है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं अपनी, दूसरी किसकी, जो हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, जैसे कि मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, इस पर क्या है, मान लो चार्ज है, ठीक है, और ये इस रूप में रखा हुआ है, किसी स्पेस में रखा हुआ है, कोई मान लो कोई सरफेस चार्ज, ठीक है, सरफेस मतलब सरफेस एरिया। अब मान लो इस पर कोई हमने एलिमेंट ले लिया, इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा, सरफेस वाला एलिमेंट ले लिया हमने, तो इसकी जो पोजीशन है मान लो आर वेक्टर, वही अगर हम इस एरिया एलिमेंट का नाम दे देते हैं, ये मान लो ये डी ए वेक्टर है, इस पूरे का एरिया क्या है ए, इस एलिमेंट की बात करते हैं तो इसको मतलब डी ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डी ए एलिमेंट पर चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू, पूरे पर क्यू है तो इस एलिमेंट पर डी क्यू मान लेते हैं, और इस डी क्यू चार्ज के कारण हम इस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें इस एरिया एलिमेंट के कारण, तो इसका नाम दे देते हैं आर डैश वेक्टर इस दूरी का, और इस पोजीशन का पी का क्या हो जाएगा, आर वेक्टर नाम दे देते हैं अलग, ठीक है। अब जो डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो क्या आएगा, वो ही आएगा डी ई वेक्टर बराबर के डी क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश के, ठीक है। अब डी क्यू का मान कैसे निकालें, हमने पढ़ चुके हैं कि सिग्मा चार्ज होता है वो एरिया एलिमेंट पर कितना चार्ज है, ठीक है, वो क्या आएगा डी क्यू अपॉन डी ए, ठीक है। इस एरिया एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें चार्ज डी क्यू है, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में इतना चार्ज है, तो हम डी ई वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, डी क्यू की जगह डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश के, ये हो जाता है हमारा एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये बात होती है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वो क्या आएगा, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मान लो कि कोई ये बॉडी है किसी स्पेस में रखी हुई, इसमें आएगा नहीं, अगर देखो मान लो किसी स्पेस में ये बॉडी हमारी, ठीक है, क्या ये बॉडी वॉल्यूम है एक तरह से। अब वॉल्यूम क्या होता है, इस तरह से फैला रहता है 3D में, किस रूप में, 3D में। लीनियर चार्ज होता है वो 1D में होता है, ठीक है, और जो सरफेस चार्ज होता है वो 2D में होता है, और जो वॉल्यूम चार्ज होता है वो 3D में होता है एक बॉडी, ठीक है। अगर हम किसी इस पर वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं थोड़ा सा, इस पर तो पूरा चार्ज है, भरा हुआ है पूरा, लेकिन हम किसी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, तो इस वॉल्यूम एलिमेंट मान लो डीवी नाम दे देते हैं इसका, और इस पर क्या चार्ज रहेगा, डी क्यू चार्ज इस प्लपांस पर, ठीक है। इसकी पोजीशन जो हमारी है इसका नाम देते हैं आर वेक्टर। अब जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लो पी बिंदु, पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें किसके कारण, इस डी क्यू चार्ज के कारण, डी क्यू चार्ज के कारण। अब जो डी क्यू चार्ज है इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ से, आर डैश वेक्टर, ये आर वेक्टर आर डैश, और वही बात ये आर वेक्टर, ठीक है। अब जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मैंने रो नाम दिया था, रो बराबर क्यू अपॉन बी होता है, रो बराबर क्यू अपॉन बी होता है, लेकिन हम डी क्यू की बात करते हैं तो डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है डी ई वेक्टर बराबर के
डी क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप, ठीक है। तो डी क्यू का मान क्या हो जाएगा, रो डी वी, रो डी वी अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप, ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए होंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमें बहुत कम आएंगे न्यूमेरिकल में, हमें पता होना चाहिए ये क्या होता है, ठीक है। अगर देखिए अब आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ी और बात कर रखी है। देखो जो हमने जो डीबी अल्पांश माना है, जो डीबी अल्पांश माना है वो कुछ ना कुछ तो है, थोड़ा है। जैसे जैसे हम डीबी अल्पांश के अंदर एक बिंदु से दूसरी बिंदु पे जाते हैं तो क्या होता है, रो बदल जाता है, आर डैश बदल जाता है और बदल जाते हैं, जिसके कारण डी वेक्टर भी बदल जाता है। इसलिए हम जो डीबी है इसको बहुत लगभग टेंस टू जीरो लेते हैं, मतलब एक पॉइंट साइज में अल्पांश लेते हैं, और पॉइंट साइज में अल्पांश लेने के कारण वो किस रूप में बदल जाता है, वो इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं उसे, किस रूप में, इंटीग्रल फॉर्म में। तो किस प्रकार लिखेंगे हम, जो ई वेक्टर है इसका इंटीग्रल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा, समाकलन के रो डी बी अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश के, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने इंटीग्रल रूप में मतलब समाकलन रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ये है डी टेंस टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की बात, ठीक है। और आगे बात करें अब, तो आगे बात करें हम देखिए आगे बात करें हम, जो हमारा ये चार्ज हो गया डाइपोल हो गया हमारा, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम गाउस लॉ, लेकिन गाउस लॉ से पहले कुछ टर्म होती है उनको हम जान लेते हैं, ठीक है। गाउस लॉ से पहले हम कुछ टर्म होती है उनको जान लेते हैं, जैसे कि कोई सरफेस होती है, जैसे कोई ये सरफेस है, ठीक है, इसका कुछ एरिया होता है, क्या होता है, इसका कुछ एरिया होता है, इसका कुछ क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। ये क्या, ये एक तरह से मैं वैसे बना नहीं सकता, लेकिन मान लो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है। अब जो वॉल्यूम हमने, वॉल्यूम नहीं, सरफेस चार्ज, ठीक है, सरफेस एरिया, और जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन होती है, मान लो ये डी ए ले लिया मैंने, ठीक है। अब जो एरिया होता है इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है सरफेस के लंबवत, ठीक है। किस डायरेक्शन होता है इसकी, सरफेस के लंबवत, इसे बोलते हैं एरिया एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे, एरिया एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, एरिया एलिमेंट। और एरिया एलिमेंट, उसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गाउस लॉ से पहले हम दो तीन चीज़ समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के समझने के लिए मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मान लो कोई एक प्लेट रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से एक प्लेट रखी हुई है। अब मैं आपको ये इस तरह से रखी हुई है लगभग, ठीक है, तो मैं ऐसे बना नहीं सकता, लगभग इसके ऐसे रखी हुई, इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, ऐसे नहीं, इस तरह से। अगर दूसरी प्लेट मान लो इस तरह से रखी हुई है, ये क्या है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरी प्लेट मान लो इस तरह से रखी हुई है, प्लेट को इस तरह से बना लेता हूँ।
दूसरी प्लेट इसमें इस तरह से रखी हुई है। ये किस तरह से रखी हुई है? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ई वेक्टर। और मान लो कि क्यू चार्ज होता है, क्यू चार्ज उत्पन्न क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म। और ये प्लेट एक इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, जो हमारा सरफेस एरिया होता है उसमें से क्या है? मैक्सिमम निकल रही है। इस तरह से जो प्लेट रखी हुई है तो इसमें से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारी निकलती है। और इसमें अगर इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से जो प्लेट रखी हुई है तो उसमें से तो बहुत कम निकल रही है, एक भी नहीं निकलेगी। अगर इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसमें इस तरह से जाएंगे, वो यूनिफॉर्म रूप में नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगी कुछ ना कुछ तो जाएंगे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में जाएंगे इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होता है कि एक तरह से लाइनें होती हैं, किसी सरफेस में से जितनी अधिक लाइनें जाएंगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अधिक होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एरिया से उसके अभिलंबित, उसके परपेंडिकुलर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोबारा सुनो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित कोई प्लेट, जो कि इस प्लेट में से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो मैथमेटिकल रूप में किस प्रकार लिखते हैं? तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो किस रूप में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आता है। अब जब डॉट प्रोडक्ट में आता है तो उसे किस में बदलते हैं? कॉस थीटा में, ये कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये तो हो गया कॉस थीटा, ये तो मैंने बात की थी ये अभिलंबित, ये इसके समांतर, लेकिन किसी एंगल पर रखते हैं, मान लो इसी में देख लो, चलो इसको रहने दो, और जो हमारी लाइन थी इस तरह से, ठीक है। प्लेट मान लो इस तरह से रखी हुई है हमारी, इस तरह से प्लेट रखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन जो एरिया है हमारा, एरिया मैंने बताया था शुरू में कि इसकी डायरेक्शन किधर लेते हैं? उस सतह के, जैसे कि ब्लैक बोर्ड के एरिया एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी। तो ये जो इसकी जो प्लेट है इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? इस तरफ रहेगी, ए वेक्टर की, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया इधर की है, ठीक है। अब जो ई वेक्टर है, ये ले लो हमारा, जो ई वेक्टर इधर है, ठीक है, या इधर ले लो या इधर ले लो, लेकिन लंबा तो होनी चाहिए सरफेस। जो थीटा कोण ये बन रहा है, ठीक है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के मतलब क्या है? थीटा कोण, ठीक है। तो इस तरह से फाई वेक्टर बराबर ये कॉस थीटा निकल के आता है। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज इतना ही, कल पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक, जो गाउस से संबंधित जो भी गाउस ने जो चीज़ बताई थी और गाउस के जो अनुप्रयोग है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज इतना ही, कल थोड़ा रिवीजन करना आप, ठीक है। तो थैंक यू और धन्यवाद आपको, और सभी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।